फ्राइडे स्पेशल न्यूज रूम से लाइव मैं आ गया हूं। आप सबका स्वागत है। आइडिया नहीं बदला है, लोकेशन बदली है। लोकेशन न्यूज रूम जरूर है ताकि मूड फील फ्राइडे टाइप दिख जाए आपको, लेकिन आइडिया यही है कि आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सॉल्व कर सकें। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोराक्षकर साहब। अविनाश जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले डायरेक्टर साहब वो कस्टमरली जो दिखाते हो आप, वो हम तक रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके। तो ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और इवन थ्रेड का आईडी, जिसमें आप लोग के अकाउंट हो, जिसमें आपको कन्वीनियंस हो, रीच आउट करना है पड़ेगा आपको, लेकिन अपने सवाल भेजने पड़ेंगे। मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता हूँ ये सब। अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जहां कन्वीनियंट, जैसे कन्वीनियंट रीच आउट करिए, तभी इस प्लेटफॉर्म का हम फायदा उठा पाएंगे और तभी अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा पाएंगे अविनाश जी जैसे देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स से। खैर, जरा बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले क्विकली एक मार्केट्स का तड़का रख देता हूं। पिछली सीरीज ऑन सीरीज गेन्स बढ़िया थे, लेकिन सीरीज का कल्मिनेशन जो आखिरी दिन था कल, थोड़ा सा पेनफुल था। हम सब ने देखा था किस तरह का दबाव भारतीय बाजार पे बनता हुआ नजर आया था। उसके ऊपर आज हफ्ते का आखिरी कह लीजिए, नई सीरीज का पहला दिन कह लीजिए, कमजोरी बनी हुई है। 1/3% दबाव के साथ निफ्टी इस समय 19,600 के नीचे के ट्रेजेक्टरी पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बीच में ये थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एग्रेसिव हो रही है। अब हम 19,600 के इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के थोड़े से नीचे के टिक्स हैं। और आज दबाव बनाने का काम HDFC बैंक, वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्ले, डायरेक्टर साहब सॉरी बोलना भूल गया, वो दिखाइए स्क्रीन पे। सुबह इंडिकेशंस थे, जैसे ग्लोबल संकेत थे कि HDFC बैंक आज थोड़ा सा दिक्कत में आने वाला है। HDFC बैंक सबसे बड़ी दिक्कत करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 35-40 अंकों का प्रेशर, पॉइंट्स का लॉसेस सिर्फ HDFC बैंक की तरफ से। और IT थोड़ा सा वीक विकेट पे। IT के लिए होप्स जागे थे परसों जब क्यूज आए थे कल सुबह के लिए कि भाई फेड ने इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को एक शेड बेहतर करा, लेकिन कल समीकरण बिगड़े हैं। कल दरअसल, इसलिए मैं सुबह कह रहा था, वो बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करना, डॉलर इंडेक्स इंच अप करना, थोड़ी सी कंसर्न्स वे करते हुए आगे की फेड की ट्रेजेक्टरी को लेकर। और इसीलिए आप देखेंगे IT अच्छे खासे दबाव के साथ, मेरे ख्याल से दिन के लोज पे इस समय 1.25% के दबाव के साथ IT इस समय ट्रेड करता हुआ। तो लार्जली जो ग्लोबल संकेत है, स्क्रीन पे जिस तरह के स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, क्लियरली एविडेंट है कि वो ग्लोबल संकेतों का मूड बिगड़ना और प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। खैर, फ्राइडे मार्केट वार्केट ठीक है, कभी कभी ऐसी करेक्शन मोड्स आने चाहिए, थोड़े से एक्सेसेस वाइप आउट होनी चाहिए, अगली चाल के लिए थोड़ा सा सांस कैचअप करनी चाहिए, इसको ऐसे ले लेते हैं। और आइडिया है क्वेरीज सॉल्व करना, उस पर सीधे मूव कर रहा हूं। दिखाइए भाई, आज हमको दिल्ली, मुंबई, दिल्ली जो जुड़ चुके हैं, सब मेरे ख्याल से सब जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे, सब रेडी है मदद करने के लिए। अविनाश जी भी रेडी है। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से रिमी चौधरी जी स्क्रीन पे। रिमी मैम, गुड आफ्टरनून। रिमी मैम, क्या करते हो दिल्ली में आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हुए आप? मुझे हो गए 12 साल हो गए हैं शेयर बाजार में, और मैं हाँ। थर्ड टाइम आई हूँ इस शो पर। और थैंक्स टू CNBC आवाज, जिन्होंने फिर मुझे इस शो में आने का मौका मिला। 2 साल पहले आई थी कोविड के टाइम पर। हाँ। और अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो में हरियाली है। और एक जगह फंसी हुई हूँ, समझ में नहीं आ रहा, प्रॉफिट है बट हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये परफॉर्म क्यों नहीं किया। इसने निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई भी बना चुका है, बट इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। FL इंडिया के बारे में मेरे को पूछना है अविनाश सर से। 2 साल बाद आ रहे हो आप? अच्छा, 2 साल बाद, सासबू यस। सेंसिस बहुत टाइम हो गया, मतलब रियलाइज नहीं कर रहा हूं मैं। यस। और जो हाँ। वो सेकंड इंस्टेंस था जब वो 2 साल पहले की आप बात करो, आज थर्ड टाइम रिमी मैम आपको सालों में स्क्रीन पे नजर आ रही है। रिमी में एफएल इंडिया का सवाल पहले उठा दिया आपने, किस भाव पे कितने ले रखे? मैंने 75 शेयर्स लिए हैं और मुझे 7 मंथ्स हो गए हैं इसको कैरी करते हुए, और 1020 है मेरा इसका प्राइस। 7 मंथ्स हो गए, 1020 का भाव है। वन यस, जीरो फाइव यस, जीरो के आसपास मेरे ख्याल से चल रहा है ना? डायरेक्टर साहब इस यस, प्लेट को यस। ठीक करिएगा। 102 लिख दिया आपने, 1020 लिखिए तो आपको दिखेगा 30 रुपए का फायदा।
मेरे ख्याल से 102 तो एफएल गया ही नहीं है अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री में। तो ठीक तो है, मुनाफा हो रहा है आपको, मतलब आसपास चीजें ज्यादा चल रही हैं, आपका नहीं चल रहा, ऐसा मानूं क्या? यस, क्योंकि सारा पोर्टफोलियो हरा हरा है, ये इतना प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा? मुझे एक क्यूरियोसिटी है, क्यों नहीं? इसे रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए किसी और सेक्टर में? तो सारा मुझे पोर्टफोलियो थोड़ा सा हरा हरा सलाह है, चाहिए इसके जो लिए। कंसर्न यस, वाला है बाय द वे वो भी हरा ही है, लेकिन अविनाश जी क्या करें हरा आप? ही है, पर इतना हाँ प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा? हाँ, 7 अविनाश जी मंथ्स हो दे गए नहीं हैं, रहा ढंग से, प्रॉफिट नहीं है। 20-30 रुपए ऊपर है 6-7 महीने में, क्या चल रहा है ये? नहीं, बिल्कुल। देखिए आशीष, मुझे लग रहा है कि इन्होंने 7 महीने ये स्टॉक होल्ड किया, लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी इन्होंने सिलेक्ट की है। एफले इंडिया बेसिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेस में नंबर 1 लीडर है, और मोबाइल एडवर्टाइजिंग का मार्केट अगले 2-3 साल कम से कम 30-35% से ग्रो करेगा। अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, अच्छे मार्जिन पे काम करती है, और इनके काफी बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक कस्टमर्स। तो मुझे लग रहा है कि रिद्धि मैडम, अगर आप कम से कम और 6-12 महीने की टाइम फ्रेम अगर रखती है तो करीबन 1250-1300 का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको मिल सकता है। तो इसमें जरूर थोड़ा पेशेंस रखिए, कंपनी अच्छी है, कंपनी का शेयर नहीं चल रहा है तो ऐसे आपको समझना नहीं चाहिए कि कंपनी खराब है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स आर वेरी सॉलिड, प्रॉमिसिंग ग्रोथ है, तो करीबन 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करने की है। पेशेंस रखिए मैम, जो कंपनी चुनी है फंडामेंटली स्ट्रांग है, साउंड है, हो सकता है अभी नहीं चल रही है लेकिन अगले 12 महीने में शायद बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक डिलीवर करेगा। तो रिमी मैम ये तो होल्ड है। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए, लेकिन पहले मुंबई आ रहा हूं भावना जी स्क्रीन पे। भावना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। बारिश बहुत हो रही है क्या बाहर? अभी आज रुक गई ना? नहीं, आज सुबह से चालू ही है, कल जैसा ही है, लेकिन कल से थोड़ा बहुत कम बोल सकते हैं। अच्छा, हमारे वर्ली में तो थोड़ा सा खुल गया है। खैर, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आई एम एट दहीसर, सो दहीसर थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। अच्छा, ध्यान रखो फिर आप अपना। भावना मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? बहुत साल हो गए ऑलमोस्ट। मेरे फादर की डेथ के बाद मेरा, तब तो डीमेट अकाउंट सिस्टम भी नहीं था, तभी से थोड़ा बहुत सीखना चालू किया था। हाँ। और तो अब तक तो पोर्टफोलियो बहुत सॉलिड हो चुका होगा। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन बीच में मैंने क्लोज भी कर दिया था सम ऑफ इश्यू, तो अभी वापस से चालू किया है। अभी 3-4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। बढ़िया। भावना मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल पहला तो लुपिन से थे। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब फार्मा का सेक्टर बहुत ही अच्छा था, तब जाके मैंने लुपिन और सन फार्मा में किया था। सन फार्मा में से मैं तो निकल गई, लेकिन लुपिन अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में है और वो अभी माइनस में चल रहा है। और अभी का जो रिव्यू है कि फार्मा अभी अप स्टेज में है, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत रिव्यू चाहिए था आपका। आपकी खरीद है 1430 रुपए की, है ना? या वैसे ल्यूपिन चल बहुत बढ़िया रहा है, कहां से कहां आ गया है, सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बना हुआ है फार्मास्यूटिकल स्पेस का। भाई अविनाश सर, दिक्कत ये है कि चल बहुत अच्छा, लेकिन मेरी खरीद बहुत ऊपर की है। अभी मोमेंटम को एंजॉय करूं, अभी तो होल्ड करूं, या क्या व्यू बनाऊं? नहीं, आई थिंक मैं भावना मैडम को यही कहूंगा कि देखिए, अभी लॉस में पोजीशन मत काटिए, क्योंकि क्वार्टरली नंबर जो 4th क्वार्टर का नंबर आया था लुपिन का काफी स्ट्रांग था, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी, और पिछले 1.5-2 साल से कंपनी को जो प्रॉब्लम्स थे यूएस एफडीए रिलेटेड, वो अभी खत्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में स्टॉक शेयर में अच्छी रेटिंग आएगी। मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास 30 शेयर है, थोड़ा सा और अगर आप एवरेज कर सकते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊपरी लेवल की बाइंग है। बट डेफिनेटली अगले 12 से 18 महीने में आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। बहुत सारी बाइंग अभी हो रही है, और मुझे लग रहा है कि जो पहला क्वार्टर और FY24 होगा, दैट विल बी मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करिए। इस समय मोमेंटम भी अच्छा, सारे समीकरण भी इसके फेवर में बैठते ही चले जा रहे। दिल्ली वापस जा रहा हूं, लेकिन इस बार नेहा गर्ग जी के पास जा रहा हूं। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार में हो? पहली क्वेरी आपकी कौन सी है मैम? गुड आफ्टरनून सर। मेरी पहली क्वेरी है सेंट्रल बैंक और एक्चुअली एम्फेसिस के बारे में भी। सेंट्रल बैंक के मेरे पास 1000 शेयर्स हैं 30 रुपीज के रेट पर, पर ये आगे चल ही नहीं रहा है। सारे PSU बैंक आगे बढ़ गए हैं, यही वेट कर रहा है। ये ऐसा होता, हम रिटेल के साथ, अविनाश सर पहले तो हम रिटेल से ऐसा क्यों होता है? सारे सरकारी बैंक चल रहे हैं, मेरे ही क्यों नहीं चल रहा? और सेंट्रल बैंक पे दरअसल व्यू क्या है?
नहीं, बिल्कुल देखिए सेंट्रल बैंक में नंबर्स काफी अच्छे आ गए हैं और ये काफी प्रॉमिसिंग छोटा पीएसयू बैंक है। आपने सही कहा कि स्टॉक ने परफॉर्मेंस वाइज कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, लेकिन देखिए नॉर्मली क्या होता है, कभी-कभी रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी-कभी कोई स्टॉक्स फ्रस्ट्रेट करते हैं और बाद में चलते हैं। तो नंबर्स आने वाले साल में दैट इज FY24 के लिए बहुत बढ़िया आने वाले हैं। मैं कहूंगा कि ये लेवल से भी कोई खरीदना चाहे तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो यहाँ पे होल्ड करिए, नंबर्स अच्छे आएंगे, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है, लोन बुक ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छी हो चुकी है और यहाँ पे आपको री रेटिंग ग्रेजुअली 6 से 12 महीने में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन करके यहाँ पे होल्ड करने करेंगे मैम। अच्छा, आप एक एक क्वेरी हो गई, अब क्विकली और भी क्वेरी सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आगे जल्दी जल्दी चलेंगे। रिमी मैम, अगला सवाल कौन सा? ओरिएंट पेपर से है मेरा। वो है मेरे पास 650 शेयर्स 43 के रेट पर और अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं। आगे इसका क्या फ्यूचर है? पेपर सेक्टर में रहना चाहिए या? भाई अविनाश सर, पेपर सेक्टर में रहना चाहिए और उसमें ओरिएंट पेपर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? मेरी खरीद पे खड़ा हुआ ये स्टॉक है इस समय। बिल्कुल, देखिए ओरिएंट पेपर पहले मैं बता दूं कि ये करता क्या है। ये बेसिकली टिश्यू पेपर और राइटिंग पेपर में काम करता है। टिश्यू पेपर में मार्केट लीडरशिप है और सबसे बड़ी बात, पिछले साल बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। ये सीके बिरला ग्रुप कंपनी है। मुझे लग रहा है कि इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। आपने 2-3 पेपर कंपनीज के रिजल्ट देखे होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। तो पेपर सेक्टर में अभी भी निवेशित रहना चाहिए। हमको लग रहा है कि करीबन 55 रुपए का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको मिलेगा अगले 6 से 12 महीने में। थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक जरूर है लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है भाई। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, अच्छे चुने आपने। घबराए, एफएल इंडिया भी, ओरिएंट पेपर भी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। मैम भावना मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरा अगला सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ। अभी ये मैंने लिया है लेकिन मुझे उसे होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन अभी इसमें मुझे ऐड भी करना है तो वो मुझे राय चाहिए थी। हाँ। आपने किस भाव पे लिया हुआ है मैम? मेरा रेट है 770। अरे वाह, डबल करके बैठे हो आप पैसा। तो आप पूछूंगे अविनाश जी से, इसको तो होल्ड करना है ना, ऐसा बात लग रहा है। ऐड का करूं फर्दर, ऐसा पूछूं? यस यस भाई अविनाश जी, ये कल जो गिरा उसके बाद ऐड करने के अच्छे मौके हैं क्या? ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, पैसे का इस्तेमाल किसी बैंक में डालने का मूड बनाया। स्ट्रीट को तो पसंद नहीं आया था, आज रिकवर कर रहा है। इनकी बाइंग पहला लॉट तो अलग कहानी। अभी जो फर्दर बाइंग करनी, किन लेवल्स पे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? 1400-1500 के लेवल्स पे, और कंफर्टेबल हो आप खरीदने के लिए एमएनएम या नहीं? बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। इन्होंने कहा कि उनको थोड़ी और क्वांटिटी एवरेज करनी थी। देखिए कल का जो डिसीजन आया था कि इन्होंने आरबीएल बैंक में कुछ 4% स्टेक लिया है, ये मार्केट को पसंद आया, लेकिन कोर बिजनेस इनका बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑटोमोटिव बिजनेस, ट्रैक्टर बिजनेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम बहुत सॉलिड है। तो अगर ये 1-1.5 साल की वेटिंग करती है, पेशेंस से होल्ड करती है, तो करीबन 1600-1700 का भी लेवल पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि महिंद्रा इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंटर किया है, करंट प्राइस पे भी एवरेज कर सकती है और यहाँ पे होल्ड कर। ओके नेहा मैम, आपका अगला सवाल सेंट्रल बैंक के बाद एम्फेसिस के मेरे पास 75 शेयर्स हैं और वो भी 2150 के रेट पे। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसकी सजेशन? मैं और ऐड भी कर सकता हूँ। जो अविनाश जी सलाह दें भाई। अविनाश जी, एम्फेसिस 2233 पे चल रहा है, 60-70 रुपए के आसपास का मुनाफा ही हो रहा है, पर ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करा है ऑफ लेट। कैसा लग रहा है ये? ये भी डेफिनेटली एक काफी अच्छा स्टॉक इन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी काफी हेडविंड्स है। हमने देखा इन्फोसिस ने भी गाइडेंस काटा था, तो हो सकता है कि अगले 3-6 महीना स्टॉक ना चले, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो अच्छा लेवल है जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकती हो। और मुझे लग रहा है कि एम्फेसिस में जो एचपी का कंट्रीब्यूशन था, जो पहले मार्केट को पसंद नहीं था, वो भी अभी ग्रेजुअली कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वैल्यू बनेगी, बट आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल होना चाहिए, तभी अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पे होल्ड करने के लिए। एक राउंड के सवाल और पूछूंगा, उससे पहले अविनाश जी आते हैं तो मैं आमतौर पे क्या है, वो एसएमईज के जो आईपीओ आते हैं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली ट्रैक करते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ आए तो इनसे जान लिया जाए। एक एसएमई का आईपीओ आज से खुला है सब्सक्रिप्शन के लिए, ज़ील ग्लोबल सर्विसेज। आज खुला है, ट्यूसडे को बंद होगा। 103 रुपए का ऑफर प्राइस, फिक्स प्राइस है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है। कुल मिलाकर 36.5 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। दिल्ली हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी कुछ लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। अविनाश जी, पढ़ा क्या इसके बारे में? ज़ील ग्लोबल सर्विसेज कैसा है और सब्सक्राइब करना है या नहीं?
बिल्कुल। देखिए आशीष जी, आशीष पहले बात तो ये कंपनी का बिजनेस समझते हैं। ज़ील ग्लोबल सर्विसेज ये एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स में काम करता है और इंडिया में शायद पहली लिस्टेड कंपनी होगी जो इस क्षेत्र से एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। ये कंपनी करीबन 10-11 साल पुरानी है और सबसे बड़ी बात ये बिजनेस में ये ऑलरेडी एक जनरल सेल्स और सर्विस एजेंट है, पार्टनर है करीबन 12 एयरलाइंस के साथ, तो कामकाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सबसे बड़ी बात इनके जो 2 प्रमोटर्स हैं, मिस्टर निपुण आनंद और विशाल शर्मा। देखिए विशाल शर्मा बेसिकली इंडस्ट्री में 25 साल एंजॉय करते हैं, काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कटार एयरलाइंस, उसके बाद टर्की एयरलाइंस, फेडेक्स में काम कर चुके हैं, तो उनको इस बिजनेस का डोमेन एक्सपर्टाइज बहुत बढ़िया है। प्लस एयर फ्रेट मार्केट इंडिया में मार्केट साइज करीबन $13 बिलियन है, जो 2028 तक कम से कम $17 बिलियन होने की अपेक्षा है। अभी फाइनेंशियल्स की बात करें आशीष, तो पिछले साल दैट इज FY22 का जो डेटा दिया है उसमें उन्होंने 121 करोड़ पे 7.38 करोड़ का प्रॉफिट किया था और पहले 10 महीने में दैट इज FY23 का जो डेटा प्रोस्पेक्टस में दिया है उसमें उन्होंने 95 करोड़ पे ऑलरेडी 8.38 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट का भी मोमेंटम काफी अच्छा है और ऑफर प्राइस आपको 14 के पी पे ऑफर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। भाई साहब, लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ लंबी अवधि के लिए ये आईपीओ एक सब्सक्राइब है। लीजिए भाई, एसएमई आईपीओ भी कवर कर दिया। अविनाश जी जब जुड़ते हैं तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ब्यूटीफुली ट्रैक करते हैं उस स्पेस को और वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट भी जाग रहा है ऑफ लेट, तो कोशिश करता हूँ इस तरह से 360 डिग्री कवरेज के तौर पे एसएमई आईपीओ भी कभी कभी शो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। अच्छा, अगली क्वेरी के लिए भावना मैम के पास जा रहा हूँ। भावना मैम, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल है मेरा टाटा एलेक्सी। अभी वो मुझे 2 बार चांस दिया लेकिन मैं ले नहीं पाई, ऐड करना है मुझे। मेरा रेट है 4279, 4280। ऐड करना है टाटा एलेक्सी। पहली बाइंग तो बड़े अच्छे लेवल की है। अविनाश सर, ऐड करना है नहीं करना है? करना है तो किन लेवल्स पे करना है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर 7000 के लेवल तक आता है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और ये कंपनी में मैं यही कहूंगा कि आपको कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखना है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और ये नॉर्मल आईटी कंपनी के जैसे नहीं है, ये काफी दूसरा अलग काम आईटी में करती है और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी का जो इनके पास बेनिफिट है वो दूसरी कंपनीज के पास नहीं है। तो अगले 1.5-2 साल का नजरिया अगर है तो अराउंड 7000 में एवरेज करिए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर में निवेशित करिए। चलिए अविनाश जी, आपकी कोई पिक विक? इनफैक्ट आशीष, हमारी एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एक ब्रोकिंग कंपनी है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। देखिए ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली ब्रोकिंग कंपनी है और बेसिकली एफएनओ और डेरिवेटिव स्पेस में बहुत अच्छा काम करती है। इनफैक्ट मैं इनका डेटा देख रहा था तो कैश मार्केट में इनका 2% मार्केट शेयर है टर्नओवर के हिसाब से, फ्यूचर में भी 2% है और ऑप्शंस में ये 5% मार्केट शेयर कमांड करते हैं एज पर टर्नओवर। अभी रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर थे, करीबन 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने 331 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहला क्वार्टर भी बहुत दमदार है, करीबन 277 करोड़ पे इन्होंने करीबन 82 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार 59 करोड़ था। कंपनी ने अभी एक बहुत ही अच्छा रिटेल एल्गो एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका इनको बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिला है। तो हमारा मानना है कि देखिए ये लेवल से भी अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में होगी, क्योंकि पोजीशनिंग अच्छी है और रिटेल मार्केट के लिए इन्होंने एल्गो का जो ऐप लॉन्च किया है उससे उनको काफी बेनिफिट होगा। तो करीबन 1350-1400 का एक टारगेट प्राइस अगले 12 से 18 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये हमारी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पोजिशनल पिक। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बढ़िया पोजिशनल आइडिया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बहुत काम की बात होगी। अविनाश जी, वीकेंड पे जा रहे हो क्या? वो एक मूवी आई है आज से, वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। नहीं, इनका वीकेंड पे बहुत सारे घर के काम होते हैं तो वो कंप्लीट करना है। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया है। लॉकडाउन में समझ में आता था घर के काम बहुत ज्यादा करने पड़े थे हम सबको, अब तो बदल गया है, अब मूवी भी निपटा ले यार। ठीक है, चलो रिमी मैम, भावना मैम, नेहा मैम, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए थैंक यू सो मच। और अविनाश सर, हमेशा की तरह बढ़िया रिप्लाई सारी क्वेरीज के और बढ़िया ये पिक्स और ये कवरेज अवरेज का तड़का जो है, थैंक यू सो मच। बढ़िया होलिस्टिक कवरेज देने के लिए सब चीजों पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट्स का चेक ले लिया जाएगा, जरा समझ लेंगे क्या समीकरण। हाईलाइट करा था थोड़े से पेन में भारतीय बाजार, दरअसल वो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक खासी वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है, पर हाईलाइट ये है कि ये लार्जली लार्ज कैप्स की दिक्कत है।
ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर हैं, रेजिलिएंट हैं। आपकी स्क्रीन पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दोनों आउट परफॉर्म करते हुए, मिड कैप्स 1/4, स्मॉल कैप्स 1/3% मजबूत है। और दिखाइए स्क्रीन पे ब्रेथ, जब मार्केट्स कमजोर हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक में पेन है, ब्रेथ दरअसल पॉजिटिव नजर आएगी आपको एडवांसेस के फेवर में। तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लार्जली लार्ज कैप्स में आ रही है, अदरवाइज मार्केट के समीकरण इतने बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन हम लोग वापस मुलाकात करेंगे शो सासबो सेंसेक्स में मंडे को 12:27 पे। प्लस कोशिश करूंगा इस वीकेंड में वो गाबा सर के साथ जो शो होना है ना हमारा चाचा भतीजा और निफ्टी, उसके टाइमिंग भी आप लोगों को अपडेट कर